और फिर दूसरी तरफ चलती हैं। तो ये एक कार है और ये दूसरी कार है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। ओके, तो ये ए कार है, ये बी कार है, इसको x किलोमीटर पर आवर माना जाए, इसको y किलोमीटर पर आवर माना जाए, और x किलोमीटर पर आवर इट इज ग्रेटर देन y किलोमीटर पर आवर। ऐसी स्थिति में ये कार इसका पीछा कर लेगी। सो एट सर्टन प्लेस, यहाँ पर ये दोनों कार एक ही प्लेन में होती है, यानी एक दूसरे को पकड़ लेती है, और ऐसा ये 5 आवर्स में करती है। तो 5 घंटे में ये कितना चलेगी बताओ? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कार इन 5 आवर्स। त्रिशु बोलो, 5 आवर में कितना चलेगी? डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ये है x किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? 5 आवर, 5 घंटे में ना। तो कितना हो जाएगा बोलो? 5x किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कार इन 5 आवर इट इज 5y किलोमीटर। और ये इतना चली और ये इतना चली, तो बोलो ए कार कितना ज्यादा चली? ए कार ने चला है 5x और इसने चला है 5y। तो बताइए 5x माइनस 5y क्या है? 100। ये तुम ऐसा ना समझो तो 100 प्लस 5y इज 5x। 100 और ये जोड़ दो तो यही तो है, एक ही बात। या दिस माइनस दिस कर दो तो 100, सही है। अगर दोनों एक तरफ चलें तो भी मिल सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको यहाँ पर, दिस इज द जंक्शन वेयर दे मीट नाउ। सो 1 घंटे में x कार कितना चलेगी? ए कार और बी कार कितना चलेगी? तो दैट इज x किलोमीटर चलेगी। x किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर, इतना ही तो चलेगी 1 आवर में। सो x किलोमीटर, और ये कितना चलेगी? b y किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड, और 1 आवर लगा इसको, तो कितना चलेगी? तो दोनों का सम कितना हो गया? यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे में मिल जाती हैं, और यदि वो एक तरफ चलती हैं तो 5 घंटे में मिल जाती हैं। तो इसलिए x प्लस वाई कितना हो गया? 100, और x माइनस, अब इससे और भी इसको सिंप्लीफाई करो तो 5 से डिवाइड कर दो, तो x माइनस वाई कितना हो गया? 20। 5 से डिवाइड करने के बाद इट इज 20। ये कट के 2x कितना आ गया? 120। तो x कितना आ गया? 60 किलोमीटर पर आवर। जबकि x 60 है तो पहले वाली क्वेश्चन में रखो तो y कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर। सही है। अगला इसमें क्या पूछा है? What is the ethics shown by A car? A car is a police and he is catching the B car who is a thief. तो इसने क्या आदर्श प्रस्तुत किया? इसने चोर को पकड़ा। हमें पता कैसे हाँ? चलो अब देखो ना, एडवांस सनराइज और ये एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट हम लोगों ने देखा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अभी ठीक दिख रहा है गर्म? और ठीक दिख रहा है? अब जरा देखें
कि मान लीजिए व्हेन लाइट, कोई भी लाइट है, सो व्हेन लाइट एनकाउंटर्स सम एटमॉस्फेरिक पार्टिकल ग्रेटर देन इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ समझते हो कहां से कहां तक होती है, क्रस्ट से क्रस्ट तक, ये लैम्डा होता है। तो क्या इसका जो साइज है वो लैम्डा से ज्यादा है, ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए इसने इससे टकराया, या यहीं पे देख लो, तुम एक मोती की माला जोर से पटको जमीन में, तो क्या ये जो जमीन का साइज है वो मोती की माला के जो गुरिया हैं या उसके जो भी दाने हैं उनसे बड़े हैं क्या, ठीक है, मनके से बड़े हैं। तो ऐसे में वो चारों तरफ बिखर जाएंगे, यही स्कैटरिंग है। अच्छा, अगर मान लीजिए जिसमें तुमने फेंका होता वो छोटे छोटे ऐसे स्पाइक्स निकले होते, नुकीले नुकीले, तब क्या बिखर पाती? तो उसके साइज से बड़े होंगे तो भी बिखरेगी, और स्पाइक में तो नहीं बिखरेगी, उसी में फंस जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये ऐसे ऐसे बिखर जाएगी, इसको क्या कहेंगे बताइए? स्कैटरिंग। व्हेन इट मूव्स, तो क्या लिखेंगे बताइए? व्हेन लाइट हिट्स सम एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, तो ये पार्टिकल N2O5 हो सकते हैं, वाटर के हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं, CO2 के भी हो सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन लाइट हिट्स ए पार्टिकल greater than its wavelength, वास्तव में हम इसमें लाइट के वेव नेचर को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने डिस्पर्सन में भी वेव नेचर को ही पढ़ा था। हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में रे ऑप्टिक्स पढ़ी थी, और यहाँ सब डिस्पर्सन भी पढ़ा, क्योंकि उसमें भी वेव्स ही तो मैं सारी बता रहा हूँ कि वेव्स बिखर जाती हैं, यहाँ भी वेव्स ही है। तो ग्रेटर देन इट्स वेवलेंथ, तो क्या होगा? इट डिस्पर्स या स्कैटर्स, स्कैटर का ही मतलब बिखरना होता है, इन रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन। रैंडमली, उनका कोई नियम नहीं है या कोई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। फिर से समझो, आप कहोगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कोई देखो डिफाइन कर दिया, ये कैसा नियम है, कभी तो लॉ फॉलो करता है, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, जब लाइट इसको हिट करेगी, तो जब ये लाइट हिट करेगी तो इससे अंदर वाले किसी फोटोन को एनर्जी मिल जाएगी, और वो फोटोन हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। ऐसे कई फोटोन नहीं, इलेक्ट्रॉन, ये तो फोटोन खुद ही है, तो किसको एनर्जी देगा बताओ? एटम में इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चलेगा, तो जब वो लौटेगा तो उस वहां रह तो नहीं सकता ना, वो उसकी एक्साइटेड स्टेट है, अल्टीमेटली तो उसे ग्राउंड स्टेट में आना ना। व्हेन इट कम्स बैक, इट रिलीजेस अ फोटोन व्हिच मूव्स रैंडमली इन एनी डायरेक्शन। ये वही फोटोन नहीं है जो गया, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को लेके हायर ऑर्बिट में गया, फिर वहां से जब लौटा तो उसने नया फोटोन निकाला होगा, ये वो फोटोन। समझ में आ गया बात कि नहीं? तो इसी को स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है ना। एनर्जी ली और दी जा सकती है ना। तो इट इज नाउ व्हाट इज स्कैटरिंग? स्कैटरिंग क्या होती है? दैट इज, देखो, इसकी डेफिनेशन देखो। Define scattering of light. Moving of light in various direction on hitting a particle
greater than its wavelength, इसी को स्कैटरिंग कहते हैं। विभिन्न दिशाओं में इसका बिखर जाना, जब ये किसी एक ऐसे पार्टिकल से इनकाउंटर करे या हिट करे जिसका साइज किससे हो, बड़ा हो, दैट इज ग्रेटर देन। अब ये देखो स्कैटरिंग के तुम लोगों ने छोटी क्लास में 9th क्लास में एक टिंडाल इफेक्ट भी देखा था। तो लाइट क्या करती है, आपको भी हमने दिखाया हुआ क्लास में, डिटॉल डालने को दिखाया ना। तो देखिए, तो जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ जाएगी तो क्या होगा, अब अगर हमने ग्लास में वाटर ले लिया और इसमें डिटॉल के पार्टिकल डाल दिए, डिटॉल के जो साइज होते हैं वो कोलॉइडल साइज होते हैं, ये डिटॉल के पार्टिकल है, तो इसका जो भी साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होगा, जो कि काफी बड़ा है, ठीक है कि नहीं। तो कोलॉइडल साइज का मतलब है दैट इज डिटॉल इन वाटर। अब इसमें अगर हम लाइट को यहाँ से डालेंगे, तो लाइट अगर यहाँ डाली जाएगी तो जहाँ जहाँ इसके पार्टिकल होंगे वहाँ पर क्या होगा, जिससे भी काउंटर करेगी ऐसे से कुछ ना कुछ, ये जितनी भी बीम्स आएंगी तो इससे हिट करेगी, और स्कैटर की वजह से क्या यहाँ पाथ दिख जाएगा। सो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब लाइट बिखरती है तो उसके बिखरने की वजह से क्या होगा, वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट एंड दिस इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। अगर ये स्कैटर ना करे तो फिर हमें ये पाथ नहीं दिखेगा। जैसे ये देखो, मान लीजिए कि अगर एक ये लाइट ऐसे आ रही है और छोटे पार्टिकल है तब स्कैटर नहीं करेगी, उसके अगल बगल से निकल जाएगी। इफ साइज इज स्मॉलर तो स्कैटर नहीं करेगी, फिर क्या होगा, निकल जाएगी। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो ऐसे केस में इसकी जो प्री कंडीशन है उसका क्या होना चाहिए, उसको बड़ा होना ही चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि वाटर में, तो वाटर में लाइट स्कैटर नहीं करेगी, वाटर में तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं। तो ऐसे जैसे मैंने कहा ना, यहाँ स्पाइक्स निकाल दो तो वो मोती धंस जाएगी, लेकिन वो ये निकल जाएगी, थोड़ा सा डेविएट होकर निकल जाएगी, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर इफ दिस इज वाटर, सो वाटर डज नॉट शो द टिंडाल इफेक्ट, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा पार्टिकल ही नहीं जो इसको रोक सके, तो रोकेगा नहीं तो स्कैटर होगी। सो इफ, इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ जो पार्टिकल है या कोलाइडल पार्टिकल है, जरूर वो इस लाइट की वेवलेंथ से बड़े होते होंगे। जो लाइट की वेवलेंथ है, इसको जरा पढ़ो तो ये कितना हुआ बताओ, 10⁻⁹ मीटर। और जरा देखो 3 जीरो है तो क्या 10⁻³ × 10⁻⁹ मीटर, तो फिर कितना हुआ बताओ, -6 मीटर। और जो लाइट की वेवलेंथ है, तो आप ये देख लीजिए, ये रेड है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, सही है, और ब्लू की वेवलेंथ बताओ, तो ब्लू की वेवलेंथ कम है। अब इसमें देखो, जो रेड की वेवलेंथ है वो बता दो, 780 नैनोमीटर कितनी है, और जबकि इस रेड वाले में देखो 780 नैनोमीटर, और इसकी बताओ दूसरे वाले की, ब्लू की 350 नैनोमीटर, और जो इसके पार्टिकल है वास्तव में वो 900 नैनोमीटर। तो क्या इन दोनों से बड़े हुए, देख लो। तो दोनों, यानी इसकी वेवलेंथ देखो, इसका साइज, डिटॉल का बताना तो कोलाइडल ही है ना, डिटॉल के पार्टिकल। तो इस तरीके से इफ साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ, तो ये जो डिटॉल है, अगर मैं इसमें रेड लाइट डालता तो भी स्कैटर करती, और क्या होगा बताइए, रेड डालूं या कुछ भी डालूं स्कैटर करेगी। बात समझ आ गई। अब जरा देखो कि दैट्स व्हाई स्कैटर। अब लिखो कि ड्यू टू स्कैटरिंग क्या क्या चीजें होती हैं। ड्यू टू स्कैटरिंग द पाथ ऑफ लाइट इज सीन इन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन तो 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा बड़े होते हैं, ये पता है ना आपको। तो लिखो ड्यू टू स्कैटरिंग, स्कैटरिंग की वजह से हमें क्या होता है बताइए, बहुत अच्छा, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल
path of light is visible, it is called, इसी को टिंडाल इफेक्ट कहते हैं. Okay, this is called a Tyndall effect. Now, अब देखिए जो हमारे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल कितने बड़े हैं? कौन कौन से, जरा देखो. ये N2O5 का है नाइट्रोजन, या इसी साइज में वाटर के भी मिल जाएंगे और इसी साइज में CO2 के हैं. अब जरा यहाँ से यहाँ तक मीजर करो, तुमको क्या लग रहा है? ये वेवलेंथ बड़ी लग रही है कि ये पार्टिकल? ये अब ये स्कैटर नहीं करेगी. यानी हमारे एटमॉस्फेयर का जो पार्टिकल है वो रेड को स्कैटर ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो साइज है वो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है. पिछली बार बताया था तुमको, सारे बना के ब्लू की एनर्जी ज्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से ये ब्लू है. तो इसमें देखो, और ये वाली बताइए इसकी वेवलेंथ, क्या इसकी वेवलेंथ से ही बड़े हैं? ये इस पे पटकी जाए तो बिखर जाएगी. तो इसलिए लिखो द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स लाइक CO2, N2O5 एंड वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर, दे कैन स्कैटर द ब्लू लाइट, ब्लू कंपोनेंट एंड द नियर बाई कंपोनेंट. आसपास को भी कर देंगे, जैसे इंडिगो को भी कर देंगे. ठीक ब्लू नहीं है हमारा स्काई, नहीं तो आप कहोगे कि ब्लू क्यों नहीं है, फिर ब्लू दिखाओ. उसके आसपास के भी कंपोनेंट्स, सो दे कैन स्कैटर द ब्लू कंपोनेंट्स एंड द नियर बाई कंपोनेंट्स. ठीक है. हाउएवर, बिकॉज दीज आर ग्रेटर देन इट्स साइज, बट दे कैन नॉट स्कैटर. इस चीज को हम लिखें. अब क्वेश्चन एक इसमें ये बनता है, व्हाई आवर स्काई अपीयर्स ब्लू. ठीक है, तो उस पर हम आंसर दिखाते हैं. ठीक, आप बोलो क्या पूछे. ठीक, तो क्या पूछे लिखेंगे, बोलिए. व्हाई आवर स्काई अपीयर्स ब्लू. आवर स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है, देखो. Our sky appears blue due to scattering of light. देख लो, that is Rayleigh's criteria of scattering क्या है? सर ये वन लाइन पे ये भी बताएंगे, इसके बाद समझ में आएगा. That is amount of scattering. It is proportional to 1 by lambda to the power 4. लैम्डा जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा स्कैटरिंग होगी. भाई डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो कम होगी. लैम्डा किसका ज्यादा है? रेड का, तो कम. ठीक है. और जिसका लैम्डा बोलो कम किसका है? ब्लू का. या वायलेट का तो सिर्फ हम 10% देख पाते हैं. सही है. इतना बात समझ में आ गया आपको कि नहीं? तो दैट इज स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ. फोर्थ पावर. अब हमने क्या लिखा? आवर स्काई अपीयर्स ब्लू. ठीक है. The wavelength of blue and nearby component colors is, अर्पिता सेंटेंस पूरा करो. is less than. Less, so these colors, बताइए. So these colors Get scattered. yes, it get scattered more na, get scattered more. However, red and nearby color है ना, colors ये have ग्रेटर वेवलेंथ. उनकी वेवलेंथ ज्यादा. देख लो, ये नहीं कर पाएगा. नहीं,
have greater wavelength. किससे greater wavelength than the atmospheric particle, than the atmospheric particles. उनसे ये बड़े हैं. कौन कौन से पार्टिकल? डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, CO2, यही 3 पार्टिकल स्कैटरिंग करते हैं. H2N2O2 तो करता ही नहीं. यही 3 का. किसे बताओ? हाँ लिखो. Then the size of atmospheric particles, so is get scattered least. Get scattered least. इसलिए वो लीस्ट होता है. हो भी सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा. देखो ऐसा बिल्कुल ही सेंटर पे टकरा जाए तो स्कैटर हो, और यहाँ किनारे किनारे टकराएगा तो ऐसे निकल जाएगा. मेरा ये कहने का. ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना. ये नहीं लिख देना कि नॉट स्कैटर. अगर ऐसा होता तो फिर रेलिस का क्राइटेरिया ही क्यों होता? वो भी स्कैटर होते हैं. असली चीज वो है, लेकिन उसको भी साथ में रखना. ठीक है. तो दे गेट स्कैटर्ड लीस्ट, सो आवर स्काई अपीयर्स. सो आवर स्काई, मान लो जैसे हमने मोती पटकी, क्या पता वो उसके कील के टिपी पे टकरा जाए तो उल्टा नहीं आ जाएगी. जैसे कि ऐसा बात समझ में आ गया ना. दैट इज, सो आवर स्काई appears blue. Sky appears blue, but the वो free space appears black. मान लो हम बाहर ही चले गए जहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं, तो वहाँ पे है ना, तो क्या क्या आंसर होगा? स्काई, आप बताइए उत्कर्ष. बट इट appears black to astronaut. हमें तो ये ऐसा दिखता है. But it appears black. आप ये लिख सकते हैं ब्लू टू अस लिख दो तो शायद और अच्छा हो जाए. ये हमें तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट. नाउ आप बस बताइए. Because there is no atmosphere, so no scattering takes place. Hence sky appears. मून पर है, अगर मान लो वो जब जमीन को देखेगा तभी पता चलेगा. चमकेगी जमीन तो कहेगा हाँ सूरज है, नहीं तो अंधेरा होगा. स्काई से देख के कोई नहीं पता लगा सकता है कि अभी दिन है कि रात है. वहाँ सब ब्लैक ही ब्लैक है. लेकिन चूंकि मून वहाँ पर उस पर रोशनी पड़ती है तो उसके रिफ्लेक्शन से ही पता चलता है. सूरज दिखेगा तुम्हें, एक सूरज दिखेगा, बाकी सब उसके चारों तरफ भी पूरा काला काला, क्योंकि वो स्कैटर ही नहीं हो रहा है. और सनलाइट जो जमीन पे पड़े उसका रिफ्लेक्शन है, और सन के चारों तरफ पूरा काला है. हाँ? रात में वो अभी अगला क्वेश्चन है. व्हाई दैट इज रेनिंग क्लाउड्स आर ब्लैक एंड नॉन रेनिंग क्लाउड्स आर व्हाइट. नहीं, जैसे दिन में ब्लू दिखता है तो रात में सनलाइट ही नहीं तो स्कैटर क्या होगा? रात में क्या होगा? लाइट नहीं पड़ेगा तो कि रात में स्कैटरिंग कुछ नहीं हो रहा. टॉर्च ना जलाओ बोलो टिंडा इफेक्ट है. ये तो बेईमानी हो गई भाई. लाइट डालोगे तभी तो स्कैटरिंग होगी, और लाइट भी नहीं डालेंगे स्कैटरिंग नहीं हो रही तो कैसे होगी? लाइट डालनी पड़ेगी ना. चलो, तो इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब है कोई जहां कुछ भी ना हो, फ्री फ्रॉम एटमॉस्फेयर. ऐसा स्पेस विच इज फ्री फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड फ्री स्पेस. सही है. इन फ्री स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर, सो नो स्कैटरिंग टेक्स प्लेस. इसलिए वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता. Place, hence sky appears dark to astronaut.
वैसे एस्टर का मतलब सितारा होता है, और एस्ट्रोलॉजी जो सितारों की गणना से भविष्य को जाने, और जो उसकी यात्रा करें, नॉट मीन्स सैर करें, तो एस्ट्रोनॉट, नॉट सैर होता है ना, जो सितारों की सैर करें वो एस्ट्रोनॉट। एस्टर का मतलब सितारा। हम लोग कहते नहीं है कि तुम्हारे सितारे गर्दिश में है, योर एस्टर्स आर इन डेंजर, तो वही एस्टर है। और कभी कभी तुम लोग ऐसे निशान भी बनाते हो ना किसी किसी के ऊपर, एस्टेरिक्स, एस्टर से तो बना। चलो, अब जैसा दिव्या ने एक प्रश्न पूछ लिया कि वाई रेनिंग क्लाउड्स आर ब्लैक, काले मेघा पानी दे बुढ़ानी दे, कहती हम उसे काले मेघा क्यों कहते हैं, सफेद मेघा क्यों नहीं कहते? बड़ी बात है, प्रश्न इनका ठीक है। तो वाई रेनिंग क्लाउड्स आर ब्लैक, वाई रेनिंग क्लाउड्स तो ब्लैक होंगे, वाई नॉन रेनिंग क्लाउड्स ये कैसे होंगे, व्हाइट। देख लो, जो रेनिंग क्लाउड्स होंगे, द ड्रॉपलेट्स ऑफ रेनिंग क्लाउड्स आर ऑफ बिगर साइज, वो ग्रो कर चुके हैं, वो ड्रॉप इतने बड़े हो गए कि बस वो ड्रॉपलेट जो है वो ड्रॉप बन चुकी है, अब वो गिरने ही वाले हैं, ड्रॉपलेट से ड्रॉप ग्रो हो चुके ना, इसलिए वो रेड को भी करते हैं, ब्लैक को, वो ब्लू को भी करते हैं, सारे कलर को करेंगे। अगर सारे कलर को करेंगे तो सारे कलर क्या यहीं स्कैटर हो जाएंगे? ये जो रेनिंग क्लाउड्स हैव लार्जर साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स, दे स्कैटर ऑल द लाइट्स, these get scattered on upper side of cloud and no ray reaches to us। फिर से देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास ये पार्ट साइज है, इसमें डिटॉल डाल दिया। अच्छा, दूसरे आपसे प्रश्न है, तो यहाँ मैंने एक स्लिट रखी और स्लिट के इधर हमने बल्ब जला दिया, जिनके पास ओल्ड बुक होगी उनको उनके पास होगा, तो यहाँ से जो लाइट आई, ये देखो ये लाइट इस पर पड़ी, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो भाई फोकस पर बल्ब लग दो, ये स्लिट एक छोटा सा छेद बना दो, तो वहां से लाइट आके ऐसे पड़ रही है। अब जरा देखिए, यहाँ पर भी एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया गया और इसके आगे एक स्क्रीन रख दी गई, ये चीज। तो आप मुझे बताइए कि यहां से एक व्यक्ति ने देखा, तो बताओ उसको इस वाटर का कलर क्या दिखेगा? ये है ट्रांसपेरेंट। और यहां से भी देखा, मान लो यहां तुम खड़ी हो, वहां रिया खड़ी है, तो तुम इस रिया से पूछो, रिया तुम्हें कैसा कलर दिख रहा है? बोली कि देखो ना, तुम कैसा देख पा रही हो, अब बताओ तुम कैसा देख पाओगी और वो कैसा देख पाएगी? बुक में देखे बिना बताना। देखो तुम फिर नीचे देख रही हो। अब बोलो अभिषेक, ये ठीक है, उत्कर्ष ये ज्यादा अच्छा होता है। तीनों का ही आंसर देखो कितना इंटेलिजेंट है। अब हम इसको देखें। इन लोगों ने बताया कि जब भी यहां से दैट इज जो स्कैटरिंग होगी वो इधर ही बिखरेगी। कहां बिखरेगी बोलो? तो इनका कहने का मतलब है कि ब्लू कलर स्कैटर हो जाएगा, बिखर जाएगा, तो जो इधर खड़ेगा उसको क्या हो रहा है बताइए? बिखर बिखर के सब ब्लू दिखेगा। समझ में आई बात कि नहीं? अच्छा, एक बात और बता दी, ये देखो, दैट इज हाउएवर रेड कलर, इसका साइज छोटा है तो इट विल नॉट गेट स्कैटर्ड, और ये दूसरी तरफ चला जाएगा, बोलेगा छोटे साइज में हम क्या करें? तो जो रिया खड़ी है कहेगी हमको तो यहाँ से देखने में लाल दिख रहा है, तो कहोगे हमको तो नीला दिख रहा है, तो तुम्हारे पास स्कैटर्ड लाइट आ रही। कैसी लाइट आ रही है बोलो? हियर यू आर गेटिंग व्हिच काइंड ऑफ लाइट बोलो? तो ब्लू कलर स्कैटर हो गया, अब कौन सा नहीं हुआ बोलो? तो रेड जो है वो पार्टिकल से पास हो गया, और फिर इसके बाद ये रेड जब आगे बढ़ेगा तो यही सारे रेड इस पर गिरेंगे। ये देखो,
ये सारे रेड इस पर पहुंचे और यहाँ से आने के बाद ये यहाँ पर इधर पर फोकस हो गए और ये जब फोकस होंगे तो कभी क्रिम्सन रेड, कभी ब्रिक रेड, कभी और इतना सुंदर पैटर्न है। वीडियो देखो तो मेस्मराइज हो जाओ, मंत्रमुग्ध हो जाओ, इतना मजेदार, बहुत अच्छी चीज़ है, बुक में बना हुआ है अब लेकिन डिलीटेड है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ये आगे काम आएगा। लेकिन आप समझ गए ना, दिस लाइट अपीयर्स, इसको कैसे दिखी ब्लू, क्योंकि स्कैटर होने के बाद लाइट दूसरी तरफ नहीं जाती। जैसे मैं बादल में बता रहा हूँ, अगर सन से लाइट आई और स्कैटर होगी और पूरी डेंसिटी तो क्या नीचे जा पाएगी, ऊपर ही ऊपर रह जाएगी और सभी कलर स्कैटर हो गए। सब क्यों हो गए? क्योंकि वाटर पार्टिकल ग्रो हो चुका है, बड़ा होने की वजह से रेड को भी किया और सबको किया, लेकिन तुम्हारे पास क्या पहुंचा? कुछ नहीं पहुंचा। और अगर ये छोटे छोटे होंगे तो ऐसी स्थिति में व्हेन दिस इज स्मॉलर, सो द लाइट स्मॉलर वाटर पार्टिकल, ठीक है, वो क्या करेंगे? उसको स्कैटर तो करेंगे बट इट कम्स टू यू, या आप ये कह सकते हैं कि वो इतने छोटे हैं कि वो स्कैटर ही नहीं कर पाएंगे एंड द वाइट लाइट कम्स टू यू। समझ में आ गई बात कि नहीं? जो भी होगी, अगर वहां पर स्कैटरिंग होगी तो वही स्कैटरिंग हो जाएगी, आपस में सारे कंपोनेंट फिर मिल जाते हैं। स्कैटरिंग किसी चीज में होती तभी उसका कलर दिखाई पड़ता है, तो सारे कंपोनेंट स्कैटर हुए, हाउएवर दे मैनेज टू कम टू यू, क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से डेंसर नहीं है ना, तो वो तुम्हारे पास स्कैटर भी होंगे लेकिन उनके पास एक विंडो है आने के लिए, सो दे विल अगेन रिकम्बाइन एंड कम टू यू एंड बाय स्कैटरिंग ऑफ, वहाँ सारे इधर बिखर पड़ रहे हैं और लेकिन एक साथ ही हैं, तो दैट्स वाई। इस चीज को आप लिख लें तो क्या लिखेंगे बताइए? रेनिंग क्लाउड्स, रेनिंग क्लाउड्स आर हैविंग, व्हाइट लाइट की वेवलेंथ कैसी होती है? व्हाइट लाइट होती ही नहीं है, व्हाइट लाइट की क्या वेवलेंथ होगी अभी तक? व्हाइट लाइट तो कंपोनेंट्स ऑफ कलर का मिक्सचर है। तो रेनिंग क्लाउड्स आर हैविंग बिगर ड्रॉपलेट्स, so it scatters most of the colors, ठीक है, स्कैटर कर देगा, स्कैटर मोस्ट ऑफ द कलर्स इन अपवर्ड अपर फेस ऑफ क्लाउड। क्या लिखेंगे? इन, इसमें तो अपने पास वो डेटॉल सॉल्यूशन है, तो वो उनको ब्लू को कर पा रहा है, हाँ, तो वो तो रेड को भी कर सकते हैं। रेड को कर सकता है। तो एक एग्जांपल दिया गया है, आपके में सोप सोल्यूशन लिखा हुआ, डिटॉल लिखा है कि सोप लिखा है, वो साइज का मैटर है, ज़्यादा वो मतलब नहीं है। जैसे 780 और वो 800, 20 का अंतर है, तो आप ये समझिए कि ब्लू ज़्यादा स्कैटर हुआ और रेड थोड़ा बहुत हुआ, तो कैसा सोल्यूशन दिया? सोप सोल्यूशन की क्या लिखा है? पुरानी बुक, जो भी लिखा हो, बस आप समझिए कि रेड कम स्कैटर हुआ, वो अनस्कैटर उधर चला गया, वो हम सोल्यूशन बदल लेंगे अपने हिसाब से, छोटे बड़े साइज का ले लेंगे। सोडियम, हाँ देखो अलग, सोडियम थायोसल्फेट है ना, ठीक है, तो दैट इज Na2H2O4, सोडियम थायोसल्फेट, ये ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम साइज ऐसा मैनेज करेंगे 380 से ऊपर हो और 780 से नीचे हो, हम अपनी तरफ से ले लेंगे। रेड को ना स्कैटर करें, हमारी है ना, इट इज मैनिपुलेशन। कोलाइडल सोल्यूशन हजारों तरीके के होते हैं, वो देख लिया जाएगा, उसकी कोई नहीं। अच्छा ये समझ में आ गया ना, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि शाम को सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है, या रिया को सूरज लाल क्यों दिख रहा, यही तो हम डिस्कस करने वाले। समझ में आ गई ना बात? इसीलिए एक्सपेरिमेंट। अब ये देखो, तो मोस्ट ऑफ द इस स्कैटर्स मोस्ट ऑफ द कलर्स ऑन अपर फेस ऑफ क्लाउड, सब कुछ ऊपर ऊपर हो गया ना, ऑन अपर फेस ऑफ क्लाउड एंड नो रे reaches us, so it appears, इसलिए it appears black। बस इतना ही रखो, यही क्वेश्चन आता है, व्हाइट वाला नहीं आता, व्हाइट में हमें और सीखना पड़ेगा, ठीक है। व्हाई रेनिंग क्लाउड्स अपीयर ब्लैक, कितना ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाई सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। तो यहाँ पर आप लिख लें, यहाँ जो कलर आएगा क्रिम्सन रेड,
क्रिम्सन वही है कि वो सूर्य का जो कलर है, या ब्रिक रेड, ये अदल बदल क्या है, ऑरेंज रेड ऐसे कलर यहाँ है। और चलो क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई सन appears red during sunrise and sunset. क्रिम्सन वही कलर होता है जो सूर्योदय का कलर होता है। अब देखो, दिस इज अवर अर्थ along with its atmospheric belt, इसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेरिक बेल्ट है। अब ये चाहे आप कह दो सनसेट है या सनराइज है, कुछ भी कह सकते हो, ये सन है और एक सन ये कह रहा है कि दोपहर में तो ऐसा नहीं दिखता और यहाँ पर ये दिखता है। तो यहाँ से जब रेज आएंगी तो ये लॉन्ग एटमॉस्फेरिक बेल्ट, यहाँ से यहाँ तक इनको एटमॉस्फेरिक बेल्ट, यहाँ तो इतनी ही है, यहाँ से जो रेज आएगी वो सीधा आएगी। अच्छा, इतनी बड़ी एटमॉस्फेरिक बेल्ट में आएगी तो जो यहाँ खड़ा व्यक्ति है भाई धीरे धीरे, ये देखो एक यहाँ खड़ा और ये सन, अर्थ ऐसे घूम रही है। अब ये सन बस इसके लिए जाने ही वाला है, जब ऐसे घूमेगी तो वही सन जब है तो पहले ये सन है तो कहेगी दिखा सूर्य, तो किधर दिखा, ईस्ट में। और धीरे धीरे कहेगी, जब ये वही व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है वो यहाँ पहुँच जाएगा, कहेगा देखो पश्चिम में अस्त हुआ और पूर्व में उदय हुआ, धीरे धीरे आया ना, इसके ईस्ट में ही तो है सूर्य, तो ईस्ट में दिख गया इसको। तो कहने का मतलब है जहाँ पर भी सन हो, सन कहीं एक ही जगह होगा, लेकिन यही सन इसके लिए बस अब जाने वाला है, अर्थ घूम जाएगी ना। और इसके लिए क्या बताइए, अभी 5 बजे का समय, क्योंकि 7 बजे जाएगा, जब अर्थ घूमेगी तो 7 इसके लिए भी बजेगा। अच्छा, इसके लिए खड़ी दोपहरी है, कहेगा अभी तो 12 ही बजे हैं और अभी पार्टी करो, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन हम यहाँ पर देखें कि एट द टाइम ऑफ सनसेट सन रेज मूव्स, ठीक है, थ्रू ए लॉन्ग एटमॉस्फेरिक बेल्ट, बहुत लंबी एटमॉस्फेरिक बेल्ट है ना। ऑन इट्स रूट्स मोस्ट ऑफ द ब्लू रेज गेट स्कैटर्ड, सारी रेड बिखर गई, अब बची क्या इसके पास, ओनली रेड। जैसे यहाँ पर सब रेड ब्लू निकल गई, तो जो ब्लू यहाँ स्कैटर हुई वो यहाँ दूसरे पार्टिकल पर पड़ी, और वो यहाँ के लोगों को क्या यहाँ आकाश नीला दिखा, स्कैटर हुई तो यहाँ एक तरीके से वो यहाँ वहाँ का देख रहे हैं, ये सब आकाश इनके चारों का, तो नीला दिखेगा ना। लेकिन इसके लिए वही चीज है, तो क्या लिखेंगे, when sun is at horizon, sun is at horizon, दो समय पे होराइजन पर होता है, during sunrise और sunset, at that time, बोलो समझो इस चीज को। मान लीजिए सन यहाँ पर है, तो अभी ये जो अर्थ है इसके लिए सन सेट होने वाला है, ऐसे अर्थ रोटेट करेगी, जब अर्थ ऐसे रोटेट करेगी तभी तो हम कहते हैं सन इधर से इधर आए, ऐसे ही रोटेट करती होगी। तो अब हमारे पास ये कहीं पर भी हो रहा है, यानी हम इतना वो नहीं कर रहे हैं, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं पर भी हो सकता है। तो ऐसे में तुम बताओ, ये जो आया अभी बेल्ट में घुस गया, एटमॉस्फेरिक बेल्ट में, तो ये लेंथ आपको ज्यादा बड़ी लग रही है कि जब यहाँ होगा तो बड़ी लग रही है, ये ज्यादा है कि ये लेंथ ज्यादा है, ये वाली ज्यादा है ना, तो इस समय ज्यादा, क्योंकि अब इसमें ऐसे स्लैंट में आ रहा है। देन इट हैज टू मूव, जब ये होराइजन पर है तो क्या होगा, इट हैज टू मूव थ्रू ए लॉन्ग एटमॉस्फेरिक बेल्ट, इसे किससे मूव करना पड़ेगा, देन इट हैज टू मूव थ्रू a long atmospheric belt during course of travel of this ray of rays, जब ये रे चलेंगी तो इनके चलने के मार्ग में
मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर्ड गेट स्कैटर्ड। अगर मान लो यहाँ पे पार्टिकल पड़ गए बहुत सारे, तो ब्लू कलर स्कैटर होगा कि नहीं, और रेड कलर यहाँ से बचते बचते निकल जाए, और यहाँ व्यक्ति जो खड़ा उसकी आंखों में गिरेगा। ब्लू जैसे यहाँ से सब कलर चले, लेकिन बीच में एक पार्टिकल मिला, ब्लू इधर आ गया, और आगे आ गया दूसरे पार्टिकल में, बहुत सारा चलना है, लेकिन ब्लू टकराएगा तो ब्लू इधर आएगा ना, और रेड ऊपर नीचे बसते बसते निकल जाएगा, और बसते बसते अल्टीमेटली वो जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है अर्थ के सरफेस पर, वो तो रेड ही पा पाएगा। समझ आ गई नहीं? जो टकराया वो इधर आ गया। देख लो इसमें भी यही हो रहा है, इसने देखा ना, और जो ऊपर नीचे से बचते बचते निकल गया वो वहां रेड है। ये चीज ही वहां हो रही है, जो सोल्यूशन हमने ले लिया ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, फिर से देखो कि मान लीजिए सन रे आ रही है, सन में सारे कंपोनेंट है, तो ये सन रे अगर आके किसी पार्टिकल से टकराएगी, तो पार्टिकल से टकराने से क्या होगा, जो इसका ब्लू कंपोनेंट है वो तो स्कैटर हो जाएगा, वो तो इस ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा भी नहीं, लेकिन जो रेड कंपोनेंट है या दूसरे कंपोनेंट है वो बड़े बड़े वेवलेंथ के, तो वो इतने बड़े वेवलेंथ के वो निकल जाएंगे, एंड अल्टीमेटली इट रीचेस टू ऑब्जर्वर। सो इसके लिए सन से कौन सी रे मिली इसको, सिर्फ रेड, तो उसे रेड ही दिखेगा, ठीक है। और इधर वालों को क्या दिखेगा, ब्लू। जो यहाँ खड़ा है ये सब इधर स्कैटर कर गए, तो यहाँ वाले को आकाश ब्लू दिख रहा है, लेकिन वहां वाले को क्या दिख रहा है, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इट्स ट्रेवल मोस्ट ऑफ इट्स ब्लू कंपोनेंट्स, blue and nearby components get scattered, while red remaining unscattered reaches to observer, so sun appears red। सही है। रेड, ये ब्लू एंड इट्स nearby components get scattered while, अंशु क्या सेंटेंस कंप्लीट करो। रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऐसा लिख सकते। रेड कैसा होगा, इज लीस्ट स्कैटर्ड। आगे बोलो। एंड रीचेस टू ऑब्जर्वर and sun appears red to him या तो उसको सन लाल दिखेगा। अभी तो गया उदय सविता रखता हूँ, उगता हुआ सूर्य लाल है, अस्त होता हुआ भी लाल, ठीक है। अब जरा देखो, while sun at noon is overhead, अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ो, वहां बिल्कुल लिखा यही बात। while sun at noon is overhead and moves a small shorter atmospheric belt, ये लिखा है नहीं? चलो तो उतना स्काई फिर ब्लू भी नहीं दिखेगा। तो while sun at noon is overhead, आप कहोगे अगर ऐसा था तो हम तो नीचे खड़े हैं, हमको फिर क्यों ब्लू दिख रहा है, ऊपर वालों को दिखे। ये दिखे, तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है कि मान लो अगर ब्लू भी स्कैटर हो रहा है तो यहाँ से भी आया और ब्लू ही हो रहा है, लेकिन जो ब्लू स्कैटर होगा तो वो ऐसा नहीं कि स्कैटर हो जाएगा, फिर वो दूसरे पार्टिकल से टकरा के फिर स्कैटर होगा। यहाँ भी तो पार्टिकल है, मान लो यहाँ इस पे टकराया, स्कैटर होकर जब ऊपर गया वहां भी पार्टिकल उससे टकराया तो वहां यहाँ पे आ गया। एक ही पार्टिकल थोड़ी, इससे टकराया ना, तुमको अगर हो भी रहा है तो ऊपर जाए, हमें क्यों दिख रहा है, ये कभी दिखा नहीं था एक्सपेरिमेंट, ऐसा होता नहीं। बहुत सारे पार्टिकल हैं और सबसे वो टकराएगा, बच के कहाँ जाएगा, वो इतना बिखर गया कि पूरे आकाश को उसने नीला कर दिया। समझ आ गई बात कि नहीं? सो एट नून इज ओवरहेड travels a shorter atmospheric belt। सो दो कंपोनेंट लिखे हैं,
So only little of blue and violet colors are scattered. So only a little violet, blue or violet color is and लिखा है blue and violet color is. ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने बता ही दिया है कि क्यों ये ब्लू दिखता है. वो पहले ही आंसर लिखा दिया कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, वही आप लिख देना. अब देखो सर जब इसमें ब्लू होती है तो हमें रेड क्यों नहीं दिखता? क्या स्काई मतलब ब्लू दिखता है तो दोपहर में रेड क्यों नहीं दिखता साफ? दोपहर में, हाँ. दोपहर में सारे कलर्स हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं, सारे कलर्स तक पहुंच जाते हैं. अब ब्लू सब तरफ स्कैटर हो गया, वो चीज ब्लू है. और रेड का क्या हुआ? ब्लू स्कैटर हो गया. इसको देखेंगे, इसका मुझे पता नहीं. और बाकी कंपोनेंट आंखों में सीधे पहुंच गए और ये सब जगह टकरा रहे हैं ब्लू ब्लू. लेकिन उनका क्या हुआ, यही आप पूछना चाहते हैं. वो भी तो आंखों में ही आया. नहीं, ऐसा नहीं. वो मान लीजिए कि ये भी आंखों में आना, तो ये भी चाहिए ऐसे. जैसे यहाँ पे तो हमें पता चला, देखो कि यहाँ पे जो ब्लू कंपोनेंट है, रेड इधर पहुँच गया, ब्लू इधर आ गया. लेकिन इसकी चेक करेंगे इसका प्रॉब्लम. चलो ओके. पहला क्वेश्चन आपको करना, मेक द डायग्राम ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेड बाय टिंडान. ये साइंटिस्ट टिंडान ने बनाया है. ड्रॉ डायग्राम showing scattering of light using two convex lens. दो convex lens से यहाँ पे by during daytime sky appears blue, but during sunset or sunrise it appears red. Sunset, sunrise. Define scattering. What is the criteria of scattering? Which color scatters more? And which? वैसे मोस्ट की बात की जाए तो वायलेट ही होगा. एंड विच लीस्ट. अगर एमसीक्यू आ जाए तो वायलेट लिखना. विच कलर स्कैटर्स मोस्ट एंड विच कलर स्कैटर्स लेस. डिफाइन टिंडान इफेक्ट. ये 4 क्वेश्चन करो, ये चैप्टर में नहीं है. इसका डायग्राम बनेगा, इसका बुक में देख लो. Atmospheric particle is क्या होगा? If the size of particle more than the wavelength, this then the scattering will be. यही है.
कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होगा वायलेट। अब कौन सा लीस्ट होगा? रेड है सबसे, उसकी वेवलेंथ ज्यादा नहीं। नाउ acids, that is amla, those substance which release H plus ion in water are known as acids. Those substance which release H plus ion in water is called acid. H प्लस का कुछ खास मतलब नहीं है। मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन के सेंटर में एक प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अभी ये H है, लेकिन अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन चला जाए तो फिर क्या होगा? तो सिर्फ ये प्रोटॉन ही बचेगा इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद, फिर H प्लस हो जाएगा। कोई अगर आपसे कहे H प्लस आयन की जगह अगर ये प्रोटॉन बोल दे तो नाराज मत होना। वो कहते हैं दो सब्सटेंस विच रिलीज प्रोटॉन या H प्लस, एक ही बात है। समझ में आ गई बात कि नहीं? H प्लस इज नथिंग बट इट इज प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन निकला तो बचा क्या? सही। सो दो सब्सटेंस, जैसे मैं कहूँ आर कॉल्ड एसिड। मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्लोरीन एटम है, सही है? अच्छा, जो क्लोरीन एटम है, बताओ इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना आउटर पूरा करना है, जो क्योंकि क्लोरीन होता है तो इसका 2 8 7, इसका 7 है। और हाइड्रोजन का क्या होता है? उसका तो सिर्फ एक ही है। इसको अपना डुप्लेट पूरा करना है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसकी थर्ड ऑर्बिट है तो ये ऑक्टेट पूरा करेगा। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इसने भी इससे क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। मेरा कहने का मतलब है क्लोरीन की अगर इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो ये क्या करेगा बताइए? उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 है। ये 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 है। और हाइड्रोजन की भी एक ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इतने करीब आ जाएं कि इसके साथ ये कोइंसाइड कर जाए। कहने का क्या मतलब है कि ये यहाँ से हटे और कहते ठीक है हम आपके साथ ऑर्बिट बना रहे हैं, अब मेरा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हुआ और तुम्हारा मेरा, देखो इस तरीके से तो मेरा भी बन जाएगा डुप्लेट और तुम्हारा भी बन जाएगा, काम बन जाएगा। कैसे सही कर रहा है, गलत क्या कर रहा है? बात समझ आएगी नहीं? इसने when one electrons are offered by each combining atom towards chemical bonding, then it is called, इसे क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ आ गई? फिर से समझो। कहने का मतलब है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है? सुनो, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? इफ ड्यूरिंग बॉन्डिंग ऑफ एटम्स, ड्यूरिंग बाइंडिंग ऑफ एटम्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर आइदर शेयर्ड और डोनेटेड और एक्सेप्टेड, या तो दिए जाएं या लिए जाएं या साझा किए जाएं, उस तरीके के बंध को रासायनिक बंध कहते हैं। फिर से समझो, दोस, ठीक है, दोस बॉन्ड्स मेड, और ये बनते किसके किसके बीच में है? मेड बिटवीन एटम्स। किसके बीच में बनते हैं? इन विच इलेक्ट्रॉन्स का आर आइदर एक्सचेंज्ड। एक्सचेंज में दो वर्ड आ जाते हैं। एक्सचेंज में क्या क्या आ जाएगा बताओ? डोनेट भी हो सकता है और या फिर एक्सेप्ट भी हो सकता है। सही कह रहा हूं, एक्सेप्ट, एक्सचेंज और शेयर्ड, उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड।
अब इस चीज को समझिए लिखा क्या है, इसका मतलब भी समझना चाहिए। डोनेटेड और एक्सेप्टेड हो सकता है, शेयर्ड हो सकता है। तो केमिकल बॉन्ड से ही, केमिकल बॉन्ड बनने से वास्तव में अगर मैं ये कहता हूं कि H और H मिलकर H2 बने, तो इनके बीच कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हुआ होगा, ऐसे नहीं बन सकते, कुछ ना कुछ हुआ होगा। अगर मैं ये कहूं कि Cl2 प्लस H2 के मिलने से 2HCl बना, तो ये सब बॉन्ड केमिकल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। जब एक सब्सटेंस में से दूसरा सब्सटेंस बनता है केमिकल सब्सटेंस से, तो वास्तव में जो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते होंगे, तो ये केमिकल बॉन्ड्स। सो ऑल बॉन्ड्स बिटवीन वेरियस एटम्स इन ए कंपाउंड और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है, जब एक तरीके के एटम्स होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, और डिफरेंट होते हैं तो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड। उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड। तो इनके बीच में जो मजबूती है, इट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है कि HO और H के बीच कौन सा बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड। जब जब केमिकल बॉन्ड होगा उस समय वो मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है और ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है तो मॉलिक्यूल ही। टू और मोर एटम्स ऑफ वन काइंड और डिफरेंट काइंड व्हेन गेट बाउंड बाय केमिकल बॉन्ड दे फॉर्म मॉलिक्यूल। यदि, फिर से समझो, फिर बोलना, टू और मोर है एटम्स ऑफ सिमिलर काइंड और डिफरेंट काइंड, ठीक है, व्हेन गेट कंबाइंड बाय केमिकली, ठीक है, या बाय केमिकल बॉन्ड, उनमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा, वो अभी हम बता देंगे। लेकिन ये समझो मॉलिक्यूल क्या होता है, कंबाइंड बाय केमिकल बॉन्ड, देन दे फॉर्म आइदर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इतना रिया रिपीट करो, बड़ी बात है लेकिन करो। सही कह रहे हो, फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। सही, इतना ही समझ जाता जितना तुमने बोला। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई। इस चीज को हम यहाँ लिख भी देंगे कि शेयर। तो हम लिखें व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड, ये तो लिख दिया ना। सो ये चीज होती है। अब केमिकल बॉन्ड दो तरीके के, कौन कौन से हैं, या तो आयनिक बॉन्ड है और दूसरा कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड। और जरा देखो, आयनिक बॉन्ड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। हमारा ये चैप्टर आयनिक बॉन्ड्स का है, तो उन्हें पढ़ भी लिया होगा, अभी देख लेंगे। आयनिक बॉन्ड्स क्या होता है, इन दिस बॉन्ड, इन दिस टाइप, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इन दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड एंड एक्सेप्टेड, एक्चुअल ट्रांसफर्ड होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अदर, फ्रॉम वन एटम टू अदर। ध्यान दीजिए, सोडियम में 11 है तो 281, और क्लोरीन में क्या होगा 287। तो अब इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है। इसका अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाऊं आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट में दिखाने का मतलब है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्लोरीन में कैसे दिखाएंगे, अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो क्या 7 दिखाएंगे, 7 हो गया। तो अब ये इससे कहता है कि अगर आप मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको दे दे तो क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, इसके पास एक फालतू ही तो है, और वो इलेक्ट्रॉन ये एक्चुअली ले ले तो क्या होगा बताइए। इसके देने के बाद जरा सोडियम की हालत देखिए, अगर सोडियम इसको एक दे दे तो फिर इसके पास 2 और 8 ही रह जाएंगे, सही है। और ऐसी स्थिति में जबकि इसके सेंटर पर 11 प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्रोटॉन होते हैं,
तो इसकी दो ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे जरा देखिए तो। दो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। उत्तर से बात समझ में आई। एक इसने इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का था वो दे दिया। किसको दे दिया बताओ? इसके बगल में ये तो सोडियम है और इसके बगल कौन है? क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है और उसकी इनर में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें कितने हैं? 7 1 2 3 4 5 6 7। अगर मान लीजिए इसकी जो आउटर ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन अब मैंने हटा दिया। देखो ये हटा दिया और हटा दिया और इसके साथ ही साथ उसको दे दिया। आपके पहचान के लिए मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन सब एक ही कलर के होते हैं और उनमें कोई और इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये उसने उसको दे दिया। अब मुझे बताइए रिया कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया और उसके पास कितने प्रोटॉन हैं? इसके बाद 18 प्रोटॉन। तुम सही कह रहे हो, आप भी बोलो दुश्मन। मयंक 18 इलेक्ट्रॉन 17 क्योंकि 17 थे ही, एक इलेक्ट्रॉन ही तो मिला। वो कहे नहीं प्रोटॉन होता है आउटर मोस्ट, लेकिन प्रोटॉन होता थोड़ी ना है, वो गलत बता रहे हैं। जो ऑर्बिट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, प्रोटॉन घूमते हैं क्या? अंदर होते हैं प्रोटॉन। ठीक, चलो तो अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? क्लोरीन के 18 और प्रोटॉन कितने हैं? सही। आफ्टर गिविंग जब इसने इसको एक दे दिया तो 18 तो इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 अच्छा 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ना, उस वजह से इस पे जो चार्ज आएगा वो Cl माइनस होगा, एक एक्स्ट्रा आ गया। अब इस पे भी बताओ जरा अमन, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है? इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 8। हमें पता नहीं, आप ही को हैं? इलेक्ट्रॉन 10 11 थे, एक ही तो दिया। 10 है। और प्रोटॉन तो क्या चीज एक्सेस है? 1 प्रोटॉन एक्सेस है, तो इसलिए इस पे क्या चार्ज हुआ? अच्छा अब ये Na+ हो गया। ये जो दो होंगे ये आपस में अपोजिट चार्ज का एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों अट्रैक्टेड होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट होंगे। जब इसने इसको दे दिया तो ये Na+ बन गया और ये क्या बन गया? और इनके बीच जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये NaCl का स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो ग्रे वाले हैं वो सोडियम है और जो ग्रीन है वैसे भी सोडियम का वैसा ही कलर होता है, सिल्वरी या ग्रे होता है, ठीक है कि नहीं? और ये ग्रीन क्या है? ग्रीन क्लोरीन का लाइट ग्रीन होता है, इसमें ऐसा दिखाया जाए। तो ये आप देखिए दीज आर अल्टरनेट, ये सोडियम क्लोराइड का ही स्ट्रक्चर है, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। इसमें सोडियम, ये सोडियम और ये क्लोरीन, इनके बीच ऐसे बॉन्ड होगा और हर किसी भी सोडियम के पास दूसरा सोडियम नहीं है, उसके चारों तरफ जो नेबरिंग एटम है वो सब क्लोरीन है। अगली का देख लो, बीच वाले का देख लो, ग्रे है, तो इधर 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 होगा, ऊपर नीचे। सो इट इज अल्टरनेट, ग्रीन ग्रे ग्रीन ऐसे चलता जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे कि फिर से समझिए, ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड मेटल एटम्स डोनेट, मेटल वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दें, मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देना। मेटल एटम्स डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल एटम्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मेटल एटम्स डोनेट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन एंड नॉन मेटल accept electron to form anion. These cations and anions are further bonded by electrostatic force. जो अपोजिट चार्ज के बीच में लगने वाला बल है उसको विद्युत स्थैतिकी बल कहते हैं। दैट इज बॉन्डेड, अपोजिट चार्ज के अट्रैक्ट नहीं होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। समझ आ गई? यही सेंटेंस पूरा बोलो जो हमने बोला। ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड हाँ ठीक है। मेटल फॉर्म cations and non-metal forms anion and
they are bonded with each other by electrovalent bonds. ठीक है, दे आर बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपस में किस फोर्स के द्वारा अट्रैक्टेड है? ये चार्ज है तो इन्हें इलेक्ट्रो कहेंगे, और चूंकि रुके हैं तो स्टैटिक बोलेंगे। तो जब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसे कौन सा फोर्स कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीन तरीके के फोर्स ही होते हैं। जहाँ फोर्स पढ़ाया गया होगा एर्थ में तो ये था। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या है? एक्सचेंज आपको समझ में आ गया? यहाँ देखो, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बनेगा? इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखिए कि अब देखो, ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स वाइल नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। मेटल फॉर्म, ठीक है, मेटल फॉर्म कैटायन एंड नॉन मेटल क्या बनाएंगे? फॉर्म एनायन। दीज कैटायंस, अब बहुत सारे कैटायंस हो जाएंगे, एंड एनायंस आर बॉन्डेड बाई, उत्तर से आगे बताओ, बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये तो कैसे होता है ये बताया, ठीक है। बॉन्ड फॉर्म्ड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड फॉर्म, केमिकल बॉन्ड ही तो है, यदि ट्रांसफर से हुआ तो उसको आप आयनिक बॉन्ड कह देना या इलेक्ट्रोवेलेंट। बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है कि नहीं। अब जरा देखो, जब कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं बताओ जरा, थोड़ा सा पूछना था आपसे। पूरी बात करें, कितने ऐसे सबको, तुम भी बोलो, ये बता रही, आप बोलो, ये ज्यादा अच्छा कह रही है कि जब दोनों नॉन मेटल हो तो कौन किसको देगा, कौन किसको, पूरी बात बताती हैं ये। कह रही सर आपने यहाँ कैसी बता दिया, दोनों भिखारी हैं, तो ये देगा कि बोले अच्छा साझेदारी कर देते हैं कि एक रोटी तुम्हारी एक रोटी हमारी, चलो मिल के खाएं। देने वाला कोई नहीं है, राजा रंग की बात थोड़े ना हो रही, यहाँ कोई सोडियम जैसा रिच मेटल थोड़ी है, राजा रंग। पूरी बात बता लो, इन्होंने और बता दिया। देखो वो गैस है, रेड कलर का किनारे बैठा, जितने रेड है वो सब गैस है, और गैस तो नॉन मेटल। मेटल को तो काटा जा सकता है, और गैस को क्या, गैस भी को मेटल में रखने लगोगे। पूरी बात उन्होंने कह दी। हाँ, क्या कह रहे थे आप कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। डिफरेंट नॉन मेटल्स, ठीक है, कंबाइंड केमिकली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई देने की तो स्थिति में ही नहीं ना, सबको ही कमी है तो कौन देगा। नॉन मेटल को तो हमेशा कमी पड़ी रहती है, और मेटल को एक्स्ट्रा रहता है, और डस्टबिन में बाहर रखे देता है, जाओ ले जाओ, घर के बाहर रख ले जाओ, तो ये मांग ही रहा। तो क्या चीज़ का ये बताइए कि कोवेलेंट बॉन्ड्स ये किसके किसके बीच में बनेंगे? दीज आर फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स, इसकी यही शर्त है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। जरा देखें, अगर एक H एटम आ जाए और एक और H एटम आ जाए, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, ये पास में आ जाए तो कैसे करेंगे बताओ? कहेंगे कि हम लोग अपनी अपनी ऑर्बिट ओवरलैप कर दे, तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये, और हम ये मानते रहे कि हमारी भी डुप्लेट पूरा, तुम भी मानो तुम्हारा भी डुप्लेट पूरा, तो दोनों का डुप्लेट पूरा होगा कि नहीं। देखो ये यही तो शेयरिंग है। इतना पास आ जाओ कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हमारी ऑर्बिट में आ जाए और हमारा इलेक्ट्रॉन, वैसा उसमें भी हुआ था। तो इस चीज को क्या कहेंगे? अगर आप ऐसे न दिखाना चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो क्या ये
इसने इसके इलेक्ट्रॉन को अपने कब्जे में कर लिया, इसने भी कर लिया, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो यहाँ पर अब हमारे पास ये क्या है बताइए, HCl बन गया है कोवेलेंट बॉन्ड। सो दीज आर फॉर्म्ड बिटवीन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ईच कंबाइनिंग एटम शेयर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से समझो, मान लीजिए मैं ये कहूँ कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में एक आउटर मोस्ट पे कितना होता है बताओ? ठीक है, क्योंकि 8 का होता है ना ऑक्सीजन। तो ये देखो ऑक्सीजन का देखो, तो ऑक्सीजन में 8 होता है तो 2 6 है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 दिखाओ और अगले ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में भी कितना दिखाओगे? 6 दिखाओगे। अगर 2 की कमी है, मेरे पास 2 की कमी पड़ रही है, तो मैं कहूँगा मयंक 2 टिफिन खा लो, तो तुम भी अपने 2 निकालोगे, खा लो, तो मैं तुम्हारा और अपने का घेरा बना लूंगा, मेरे हो गए। जितने की कमी होगी ना उतने ही मैं तुम्हारे सामने करूंगा, और तुम भी उतने ही कर देना, तो मेरे तो पूरे हो गए ना। उतना तुम्हें देना पड़ेगा तभी तो दूसरा देगा। इसको 1 की कमी थी तो इसने ऑफर किया ना, तभी तो 1 मिला। इसको कितने की कमी है? तो ये कहेगा तुम मेरे 2 ले लो और हम तुम्हारे 2 लेना, लेगा देगा कोई नहीं। ये दोनों जस्ट बातूनी है, that they will come nearer to each other। और क्या होगा बोलो? they will come close to each other। और इसका भी ऑक्टेट हो गया और इसका भी ऑक्टेट हो गया कि नहीं? देख लो इस सर्कल, उसने उसके 2 ले लिए, उसने उसके 2 ले लिए। कम्युनिटी लो 6 है कि नहीं? ये कम्युनिटी लंच है, सामने रखोगे हम भी रख देंगे, खा लो, सही है। अच्छा इतनी बात तो तुमको पता चल गई। अच्छा नाइट्रोजन क्या करता होगा? 2 5 है, तो इसने कहा मेरे आउटर मोस्ट में तो 3 कम है, तो मुझे 3 देना पड़ेगा तभी तो कोई दूसरा देगा। तो ये नाइट्रोजन का क्या बताइए? 3। इसने कहा देखो कैसे शेयरिंग हो रही है, इसने उसके 3 कब्जे में कर ली, उसने भी उसके 3 कब्जे में कर ली, 8 हो गए। अब किसी 3 की बॉन्डिंग हो रही है, तो 3 की बॉन्डिंग होगी तो इसको तोड़ना भी मुश्किल है भाई। सिंगल बॉन्ड कोई तोड़ ले, ट्रिपल कोई तोड़ पाएगा? इसीलिए एटमॉस्फेयर में N2 टूट ही नहीं पाया आज तक, 78% कोई तोड़ ही नहीं पाया। 78% है, कोई नाइट्रोसोमोनास और राइजोबियम आते हैं वो तोड़ सके तो तोड़ सके, अदरवाइज बढ़ता ही जाना। ऐसा ही NaCl भी है, देने वाला भी टकाटक, लेने वाला भी टकाटक। तो बॉन्ड ऐसा बना है कि 892 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी लगती है। इसीलिए समुद्र में NaCl भरा पड़ा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल, जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, वही तो सबसे ज़्यादा रहेगा कि नहीं? इतना तुम्हें समझ में आ गया? तो अभी तुम क्या कहोगी कोवेलेंट बॉन्ड की? अभी क्या डेफिनेशन बनेगी? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड के भी 3 टाइप्स हो गए। यानी अगर सिंगल हो तो उसको ऐसे दिखाना, कैसे दिखाओगे? और डबल हो तो कैसे दिखाओगे? अगर ट्रिपल हो तो कैसे दिखाओगे? सही है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। लिखो इस चीज को, कोवेलेंट bonds are of 3 types, single, double and triple. When one electron is offered by each combining atom towards sharing, it is called single covalent bond. When 2 electrons are offered by each combining atom towards sharing, it is called double covalent bond. यदि 3 इलेक्ट्रॉन हर कंबाइनिंग एटम के द्वारा साझेदारी के लिए दिए जाएं तो उसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एक बता दो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। when one electron is offered by each combining atom, देखो one electron is offered by each combining atom towards sharing, it is called
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इतनी बात समझ आ गई? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी तरह से बी और सी भी हो जाएगी। चलो बी की डेफिनेशन बताओ सोफिया। ये जो तुमको बताया जा रहा है ना, इससे सिर्फ इसी चैप्टर की नींव नहीं पड़ रही है, इसको भी अच्छे से समझ लोगे, मेटल एंड नॉन मेटल भी समझ में आ जाएगा, कार्बन, तीनों चैप्टर का जो बहुत बेस है, इसके बिना नहीं समझ में आ सकता। समझ आएगी नहीं? बहुत एलिमेंट्री थिंग है। ये बताओ डबल बॉन्ड को तुमने क्या बोला? ईच कंबाइनिंग एटम टुवर्ड्स शेयरिंग, नहीं बोली, बोलो। Electrons are offered by each combining atom towards sharing. It is called double covalent. बॉन्ड। आप जो बता दें कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? सिंगल मतलब जब कार्बन What is covalent bond? when two the combining non-metals share electrons. नॉन मेटल नहीं बोलना है। देखो कोवेलेंट बॉन्ड, अभिषेक बताओ व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? The bond formed between two non-metal atoms. नॉन मेटल नहीं बोलना, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग। वो तो अलग बात है कि नॉन मेटल ही ऐसा करेंगे, ठीक है? तो क्या बोलोगे कोवेलेंट बॉन्ड? Bond formed by sharing of two atoms. हाँ, बॉन्ड फॉर्म By sharing of electrons. बाय टू एटम। और आयनिक बॉन्ड? Bond formed by non-metals. बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। इन्हीं दोनों सेंटेंस को सुप्रिया रिपीट करो। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड? बिटवीन टू एटम्स, ठीक है? बॉन्ड बोलो, आयनिक बॉन्ड। It is formed by transfer. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज Covalent bond. सही है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एक उदाहरण दो, किसके बीच में होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसमें सिंगल H2। डबल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें होता हो बताओ, डबल का बताइए। O2। और ट्रिपल वाले का ऐसा कोई मुझे मॉलिक्यूल बताइए जिसमें आयनिक बॉन्ड होता हो, बताओ। करेक्ट, NaCl बोला है। नाइट्रोजन ना समझ में आया, तुम दूर बैठी तुमको वहां से गलत सुनाई पड़ा, इतना ही ठीक है। NaCl के बीच आयनिक बॉन्ड है ना। ओके, थैंक यू अंकुर एंड गर्व। Okay, sir. ओके।